नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में चर्चा करेंगे लाइब्रेरी साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, इसी पेपर के 60 क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं पिछली क्लासों में, वहां जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझना है और इसके साथ साथ में जो भी महत्वपूर्ण बातें बताई जाएँ उनको आप एक नोट्स के रूप में अलग से लिख सकते हो। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक मॉडल क्या है। दोस्तों, ये जो सार्वजनिक मॉडल क्या है, इसका क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस पेपर के अंदर आया है। और इस पेपर के अंदर बहुत सारे जो अपने जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन से रिलेटेड हैं, जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वो काफ़ी पूछे गए हैं। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाता है यूजर सेंटर्ड इंफॉर्मेशन सर्च मॉडल, यानी उपयोगकर्ता केंद्रित सूचना खोज मॉडल है ये आपको ध्यान रखना है, यूजर सेंटर्ड इंफॉर्मेशन सर्च मॉडल। इसको थोड़ा सा आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। फिर बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि मॉडल लाइब्रेरी एक्ट जो डॉक्टर रंगनाथन द्वारा निर्मित है, ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में कब प्रस्तुत किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है अपना वो हो जाएगा 1930 में। ये ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो बनारस के अंदर हुई थी। और ये डॉक्टर रंगनाथन द्वारा 1930 के अंदर ये बिल लाया गया था। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो ये मॉडल लाइब्रेरी एक्ट है, इसके अंदर बाद में संशोधन भी होते हैं। और संशोधन जो होते हैं, एक तो होता है पहला संशोधन होता है 1957 में, और दूसरा संशोधन होता है 1972 में। तो इसके बारे में आपको ये 4-5 बातें याद रखनी है। जगह का नाम बनारस याद रखना है, ईयर का नाम 1930 रखना है, और संशोधन रखना है 1957 और 1972। फिर बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि निस्केर किन संस्थानों की विलय से 30 सितंबर 2002 को अस्तित्व में आया। तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंस्टॉक और निस्कॉम के विलय से निस्केर अस्तित्व में आया। 2003 के अंदर 2002 के अंदर 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। एक तो होता है फीड का विघटन हो जाता है, और स्लीप का गठन होता है, और इसके साथ में निस्केर का भी गठन होता है। यानी तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसके अंदर याद रखना, आप जो इंस्टॉक आपका है और एक निस्कॉम आपका है। तो दोस्तों, निस्कॉम तो आया था 1951 में, ये तो आया था 1951 में, और इंचडॉग आपका आया था 1952 में। इनके भी ईयर एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि 1933 में प्रकाशित कोलन क्लासिफिकेशन का प्रकाशक कौन था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। कोलन क्लासिफिकेशन के आपको ईयर आपको याद रखने हैं 1933, 1939, 1950, 1952, 1957 और 1960। फिर मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा डेटाबेस प्रमुख शिक्षण संस्थानों, भारत में अन्य अनुसंधान विकास संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, अन्य सदस्यों को प्रोफाइल प्रदान करता है। तो प्रोफाइल प्रदान कौन करता है, ये करता है विद्वान डेटाबेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये इनफ्लिबनेट का एक प्रोजेक्ट है दोस्तों, और इसके भी दो रूप है। एक विद्वान मित्र नाम से आता है, और एक आता है विद्वान डेटाबेस के नाम से। विद्वान डेटाबेस क्या करता है, प्रोफाइल बनने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी का जनक कौन है। तो बिब्लियोग्राफी का जनक है कोनार्ड गेसनर। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है, जिसे आईएन भी कहा जाता है, उसका जनक है बीएस केसवन। इसके अलावा बात करेंगे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन भी आता है, तो वो आपको याद रखना है एफ.डब्ल्यू. टेलर। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस तरह से, तो वो भी आपको अच्छे से याद करने हैं। फिर बात करता हूँ दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि पहली बार सूचना साक्षरता का प्रयोग किसने किया। तो पहली बार सूचना साक्षरता का प्रयोग जारकोव्स्की ने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान लाइब्रेरियन में भी ये पूछा जा चुका है। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक थर्ड वेव का लेखक कौन था। तो प्रसिद्ध पुस्तक थर्ड वेव का लेखक था एल्विन टोपलर। अच्छे से याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि आरडीए किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो आरडीए अस्तित्व में आया था 2010 के अंदर आया। और इसके बाद में साथ में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, आरडीए की उसके अंदर 10 सेक्शन होते हैं, और 10 सेक्शन होते हैं। और ये क्या होता है, WCR2 का एक संशोधित स्वरूप है। यानी अब क्या है कि WCR2 की जगह आरडीए आ चुका है। आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, इस तरह की इसकी कुछ फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर क्वेश्चन है कि WCR2 का चैप्टर 10 किससे संबंधित है। दोस्तों, इसका चैप्टर 10 है वो 3 डायमेंशनल आर्टिफैक्ट या त्रिआयामी कलाकृतियों से संबंधित है। फिर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके अनुसार प्रबंधन अन्य लोगों के प्रयासों के माध्यम से परिणाम की प्राप्ति है। प्रबंधन से जुड़े हुए बहुत सारे स्टेटमेंट एग्जाम में आते हैं, चाहे हेराल्ड कुंटज का हो, एफ.डब्ल्यू. टेलर का हो,
किसी का भी हो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं तो उनको आप थोड़ा सा अच्छे से याद कर ले, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉरेंस एप्ली का ये स्टेटमेंट है। तो प्रबंधन के कुछ अच्छे अच्छे स्टेटमेंट दे रखे हैं, वो आपको थोड़े से अच्छे से याद करने हैं। फिर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 73 की। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि लोगों के बारे में बुनियादी धारणाएं, काम के प्रति दृष्टिकोण, थ्योरी एक्स वाई किससे संबंधित प्रतिपादित की, तो ये की थी डगलस मैकग्रीगर ने प्रतिपादित की थी। फिर बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन शब्द किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन शब्द तो प्रतिपादित किया था पॉल ओटलेट ने, और इसके अलावा एक बुक भी आती है डॉक्यूमेंटेशन नाम से, वो भी अक्सर पूछी जाती है कि डॉक्यूमेंटेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो डॉक्यूमेंटेशन पुस्तक है वो 1948 में एस.सी. ब्रैडफोर्ड के द्वारा लिखी गई। तो दोनों ही चीज़ें पूछी जाती हैं। डॉक्यूमेंटेशन शब्द किसने प्रतिपादित किया, पॉल ओटलेट ने प्रतिपादित किया था, और डॉक्यूमेंटेशन जो पुस्तक है 1948 में वो उसका लेखक था एस.सी. ब्रैडफोर्ड, जिन्होंने थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग दिया था। फिर मैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि फार्मिंगटन प्लान किससे संबंधित है। तो फार्मिंगटन प्लान है वो लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन या पुस्तकालय सहयोग से संबंधित है। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से एमएल यानी आपको और अलग चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, ये आप में अलग हो जाता है। ये जो रंगनाथन के फेसेट सीक्वेंस वाले सिद्धांत है उनके अंदर हम बात करेंगे, जैसे काउ के प्रिंसिपल हो गया, वर्ल्ड पिक्चर प्रिंसिपल हो गया, होलोगन प्रिंसिपल हो गया, एक्ट्रैक्शन वाला एक रूल हो जाता है। इस तरह से चार अपने पास में यहाँ पे प्रिंसिपल होते हैं, और प्रिंसिपल ऑस्मोसिस है वो यहाँ इनमें से अलग हो जाता है। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, फेयर यूज सब किससे संबंधित। दोस्तों तो फेयर यूज का सबसे सर्वाधिक संबंधित है वो आपका हो जाएगा कॉपीराइट से संबंधित है, यानी कॉपीराइट फेयर यूज से ही संबंधित यहाँ पे शब्द होता है। इसके अलावा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। तो कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, 23 अप्रैल को ये मनाया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे Z39.50, ये एक बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है। Z39.50 आपका एक बिब्लियोग्राफी की डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है, आपको इस तरह से याद रखना है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाता है। TCP/IP मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ।